नमस्कार एवरीवन। कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान ज्ञान दूत कार्यक्रम 2.0 में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर चंद्र कंवर, सहायक आचार्य समाज शास्त्र एक और टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ और आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है जातिवाद या कास्टिज्म। हम सभी ये जानते हैं कि भारत एक नया लोकतांत्रिक राज्य है। हम एक नवीन लोकतंत्र की ओर बढ़ते हुए समाज हैं और हमारे लोकतंत्र को और हमारे राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को, राष्ट्रीय एकीकरण को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद। इसी तरह से जातिवाद भी राष्ट्रीय एकीकरण में एक बहुत बड़ी बाधा है। तो जातिवाद क्या है? हम सभी किसी न किसी जाति को बिलोंग करते हैं, ये आप सभी जानते हैं। और आपने कुछ ऑर्गेनाइजेशंस का नाम भी सुना होगा और आप गर्व से कहते भी हैं कि मैं ब्राह्मण समाज से हूँ, मैं जाट समाज से हूँ या मैं मीणा समाज से संबंध रखता हूँ। तो इन सब जातियों के कुछ संगठन भी बने हुए आपने सुने होंगे, जैसे कि गुज्जर महापंचायत, ब्राह्मण सभा, जाट महासभा। या देखिए, ये तो उदाहरण है। प्रत्येक जाति की कोई ना कोई जाति पंचायत होती है परंपरागत रूप से, और आधुनिक समय में जातियों ने अपने अपने संगठन बना लिए हैं जो कि प्रेशर ग्रुप के रूप में काम करते हैं, दबाव समूह के रूप में, और हमारी राजनीति को और आर्थिक प्रक्रियाओं को और निर्णय निर्माण की प्रक्रियाओं को प्रभावित करते हैं। तो देखिए, किसी भी जाति का कल्याण एक अच्छी बात है, क्योंकि एक समाज के, एक जातीय समूह के कल्याण से संपूर्ण समाज का भी विकास होता है। लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है जबकि एक जातीय समूह या एक जाति विशेष के लोग अन्य जाति के हितों की उपेक्षा करते हुए या उनके हितों की अनदेखी करते हुए और अपने स्वार्थों के लिए स्वयं के जाति के हितों की बात करे या फिर स्वयं की जाति के हितों के लिए कार्य करे, तो इसी को हम जातिवाद कहते हैं। तो जातिवाद वह संकीर्ण मानसिकता है जिसके अंतर्गत एक जातीय संगठन या एक जाति विशेष के लोग अपनी जाति के हितों की रक्षा के लिए, स्वार्थों की पूर्ति के लिए अन्य समूहों के हितों की उपेक्षा करते हैं और कई बार उन्हें नुकसान भी पहुंचाते हैं। इसी को जातिवाद कहते हैं और इससे समाज में एकता को खतरा उत्पन्न होता है और अन्य जो समूह है उनके हितों को भी आघात लगता है, और इसके कारण हमारे देश का जो लक्ष्य है एक समतावादी समाज की स्थापना करना, उसको आघात पहुंचता है। तो आइए हम ये देखते हैं कि जातिवाद की जो समस्या है उसके विषय में विद्वानों ने क्या कहा है, जातिवाद क्या है, जातिवाद के क्या दुष्परिणाम है और किस तरह से जातिवाद से छुटकारा पाया जा सकता है। जातिवाद एक संकुचित भावना है, ये बात हम कर चुके हैं, और इस संकुचित भावना की वजह से समाज और राष्ट्र के सामान्य हितों को नुकसान पहुंचता है, क्योंकि जाति विशेष के लोग अपनी जाति के हितों को बढ़ावा देने और अपनी जाति की सामाजिक आर्थिक स्थिति को ऊंचा उठाने का प्रयास करते हैं और अन्य जातियों के हितों की उपेक्षा करते हैं। तो इसी समस्या पर काका कालेलकर कहते हैं कि जातिवाद के है ये मतलब अंधभक्ति है एक तरह की, जो कि न्याय के सामान्य सामाजिक मानदंडों के औचित्य, नैतिकता तथा सार्वजनिक भ्रातृत्व की उपेक्षा करती है, मतलब ब्रदरहुड की भावना की उपेक्षा करती है, और जो सामाजिक न्याय की जो एक अवधारणा है उसके विपरीत है। सबको समता की दृष्टि से नहीं देखा जाता है जातिवाद की भावना के अंतर्गत। और जातिवाद का जो एसेंस है, मतलब जो बेसिक एलिमेंट है, वह एथनोसेंट्रिसिज्म, मतलब स्व जाति हित केंद्रिता, नृजातीयता भी जिसे हम कह सकते हैं। एथनोसेंट्रिसिज्म का मतलब होता है अपने जातीय समूह को उच्च मानना, श्रेष्ठ मानना और अपनेपन की भावना रखना अपनी जाति के प्रति, और अन्य जाति के प्रति
परायेपन की भावना रखना। तो जो एथनोसेंट्रिसिज्म है वह जाति का मूल है, मतलब अपनी जाति को बेस्ट समझना कि हमारी जाति ही सबसे अच्छी है। विद्वान के.एम. पन्नीकर की मान्यता है कि राजनीतिक भाषा में उपजाति के प्रति निष्ठा ही जातिवाद है। मतलब जाति की कई उपजातियां पाई जाती है और अपनी अपनी जाति के प्रति, अपनी उपजाति के प्रति निष्ठा की भावना होना ही जातिवाद का कारण है। वो जातिवाद संकीर्ण भावना है, ये हम जानते हैं कि आप और हम, और इसमें हम सामान्य हितों की चिंता नहीं करते, सर्वजन हिताय की चिंता नहीं करते, सिर्फ अपनी जाति के हितों की चिंता करते हैं और सिर्फ अपनी जाति को आगे बढ़ाने और अपनी जाति को ही प्रायोरिटी देने, मतलब प्राथमिकता देने का इसमें एक भावना रहती है कि मेरी जाति को इससे क्या फ़ायदा होगा। फिर जाइए देखिए, कोई आप रिक्रूटमेंट की बात हो, मतलब नियुक्ति की बात हो, इंटरव्यू की बात हो, अगर कैंडिडेट उम्मीदवार अपनी जाति का है तो जो इंटरव्यू ले रहा है वो उसे प्रेफरेंस देता है। इसी तरह से कई इंडस्ट्रीज़ में आप देखिए, उद्योगों में देखिए, किसी जाति विशेष का उद्योगपति अपनी ही जाति के जो उम्मीदवार हैं, मतलब युवा लोग हैं, उनको जॉब देने में, नौकरी देने में प्रेफरेंस देता है। जैसे मान लीजिए फैक्ट्री का ओनर एक जैन है या अग्रवाल है, या फिर वे एससी जाति से हैं, तो वे अपनी ही जाति के उम्मीदवारों को रिक्रूट करते हैं, फिर चाहे उनमें योग्यता या मेरिट या प्रतिभा कम ही क्यों ना हो। तो ये जातिवाद है। तो इससे जो प्रतिभाशाली लोग हैं वे आगे नहीं बढ़ पाते हैं जातिवाद की वजह से, और समाज में विसंगति पैदा होती है और असमानता पैदा होती है, और जातिवाद सामाजिक न्याय के सिद्धांत के भी खिलाफ है, क्योंकि ये सबके कल्याण की बात नहीं करता, ये अपने स्वार्थ की बात करता है, अपनी जाति के स्वार्थ की बात करता है। अब हम देखते हैं जातिवाद के क्या कारण हैं, फैक्टर्स कौन कौन से हैं जिससे कि जातिवाद की भावना है वह प्रबल होती है। तो देखिए, परंपरागत रूप से भारतीय समाज, हम जानते हैं कि जाति आधारित समाज है, खास तौर से हिंदू समाज। वर्ण व्यवस्था थी, फिर हमारे यहाँ जाति व्यवस्था का एक ऐसा कठोर स्वरूप सामने आया जिसमें जाति के आधार पर लोगों के अलग अलग व्यवसाय थे, श्रम का विभाजन था, सुनार, लुहार, दर्जी का काम करने वाले लोग आदि आदि। तो हमारे यहाँ जजमानी प्रथा थी, उच्च जातियाँ वे जजमान थी और निम्न जातियाँ सेवा करने वाली जातियाँ थी या फिर भिन्न भिन्न व्यवसाय करती थी। आपस में इन जातियों में आदान प्रदान होता था। उच्च जातियाँ जहाँ जजमान जातियों को सेवाओं के बदले में वस्तुएं देती थी या धन प्रदान करती थी, संरक्षण भी प्रदान करती थी, वहीं निम्न जातियाँ उच्च जातियों को अनेक मतलब वस्तुएं, चीज़ें बनाकर देते थे। जैसे कुम्हार है तो बर्तन, सुनार है तो सोने के आभूषण, लुहार है तो वे बर्तन बनाकर देते, और बदले में उच्च जातियाँ जैसे कि ब्राह्मण, राजपूत या फिर और भी जो भी उच्च जातियाँ हैं, अलग अलग राज्यों में भारत में अलग अलग उच्च जातियाँ हैं, तो वे एक जजमान के रूप में बदले में उनको अनाज देते थे या फिर धन देते थे, या फिर उनके परिवार में उनकी कन्या का विवाह है तो वह करवा देते थे। तो आपस में इनमें गिव एंड टेक था, एक रिलेशनशिप था, अंतर्निर्भरता थी, आपस में वह समाप्त हो गई है। क्यों? क्योंकि जजमानी प्रथा समाप्त हो चुकी है और जाति आधारित व्यवसाय नहीं रहे, नगरीकरण हो रहा है और एक जाति दूसरी जाति पर निर्भर नहीं है। तो अंत्यक्रिया न होने से भी एक आपस में सम्मान की, अपनेपन की भावना नहीं रही और अपनी अपनी जाति तक ही लोग सीमित हो गए। प्राचीन समय में जातियों में वर्टिकल रिलेशनशिप था, मतलब उच्च जातियाँ, निम्न जातियाँ, इस तरह से एक व्यवस्था थी। और अब जो संबंध है वे हॉरिजॉन्टल तरह के हो गए, मतलब बराबरी के, कोई जाति किसी से ऊंची नीची नहीं है। प्रतिभा के बल पर आप जो काम करते हैं समाज में, आपकी प्रतिष्ठा आपकी मेरिट से, आपकी जॉब से है, तो इससे भी जातियों में आपस में आदान प्रदान नहीं रहा और विभिन्न जातियों में आपस में संपर्क का भी अब अभाव है, इस तरह की परंपरागत संपर्कों का। फिर कुछ जातियों को विशेष अधिकार हैं स्वतंत्रता के पश्चात, जिसे हम पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कह सकते हैं। अमेरिका में जिसे पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, मतलब
ऐसा भेदभाव जो सकारात्मक है, जैसे कि आरक्षण, इससे कुछ जातियां सामाजिक आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो गई हैं आरक्षण की वजह से, और कुछ जातियां हैं वे पिछड़ भी गई हैं। तो इससे भी जातियों में एक अंतर उत्पन्न हो गया है। और जातीय संगठन, हर एक जाति के अपने अपने संगठन हैं और ये संगठन अपनी जाति के हितों के लिए ही कार्य करते हैं। जैसे अपनी जाति के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास बनाना, गुज्जर हॉस्टल, जाट हॉस्टल, राजपूत हॉस्टल, ऐसे आपको उदाहरण मिलेंगे। और क्या क्या काम करते हैं जातीय संगठन, पता कीजिए, अपनी नोटबुक में लिखिए। हम संस्कृतिकरण की बात कर सकते हैं, जिसको कि मैसूर नरसिम्हाचार्य श्रीनिवास ने दिया। इन्होंने भारत में जो बदलाव हो रहे थे उस दौरान, तो रामपुरा गांव का अध्ययन किया और विलेजेस में जो चेंजेस हो रहे थे कास्ट सिस्टम में, उसको संस्कृतिकरण या ब्राह्मणीकरण के माध्यम से प्रस्तुत किया। और ये बताया कि निम्न जातियां उच्च जातियों का अनुकरण करती है और कुछ समय के पश्चात वे अपनी सामाजिक परिस्थिति को उच्च उठाती है और समाज में उच्च परिस्थिति का दावा करती हैं। तो अपनी जाति को ऊंचा उठाने का प्रयास करती हैं, जॉब से, शिक्षा से या संस्कारों को सीखकर। इससे भी जातिवाद पनपता है। नगरीकरण होने से भी, जैसे हमने बात की, बहुत सारे कास्ट ऑर्गेनाइजेशंस अस्तित्व में आ गए हैं, जैसे कि जाट महासभा, गुज्जर महापंचायत या अन्य कोई भी संगठन, अग्रवाल समाज। ये सभी संगठन अपनी अपनी जाति के लिए कार्य करते हैं और लोगों में एक अवेयरनेस लाते हैं अपनी जाति के प्रति कि आप इस जाति को बिलोंग करते हो, इस जाति के कल्याण के कार्यों के लिए आप डोनेशन दीजिए। कल्चरल एक्टिविटीज़ करवाते हैं, सांस्कृतिक गतिविधियाँ। जैसा हमने शुरू में कहा, किसी एक जाति का विकास और अलग अलग जातियों के विकास से संपूर्ण समाज का विकास होता है, लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है जब दूसरी जाति से विद्वेष रखा जाए या परायेपन की भावना रखी जाए या दूसरी जाति के हितों की उपेक्षा की जाए। तो औद्योगिकरण के कारण भी देखिए, वैसे तो भेदभाव कम हुआ है, लेकिन इससे जातिवाद को बढ़ावा मिला है। जिससे हमने बात की कि जो कोई उद्योग का मालिक है वह जाति विशेष का है, तो वह अपनी ही जाति के उम्मीदवारों को जॉब में प्रेफरेंस देता है। तो इससे भी जातिवाद प्रबल होता है। इंटरव्यू के लिए जब कैंडिडेट्स आते हैं तो वे क्या करते हैं कि प्रतिभा नहीं देखकर और अपनी जाति को देखकर और उनको फायदा देते हैं। फिर प्रोफेसर रजनी कोठारी ने भारत में जाति के राजनीतिकरण की बात की है। वे कहते हैं कि भारतीय राजनीति में जाति बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वोटों में वोटिंग के समय, वोटिंग बिहेवियर को, मतदान के व्यवहार को जाति प्रभावित करती है। और राजनीतिक दल भी टिकट देते समय ये देखते हैं कि कौन से एरिया में, कौन से क्षेत्र में कौन सी जाति का बाहुल्य है, तो उसी जाति के कैंडिडेट को, उम्मीदवार को वो एमएलए या एमपी की वो टिकट देते हैं उनको। तो जाति के राजनीतिकरण और राजनीति के जातिकरण की अवधारणा उन्होंने प्रस्तुत की है। और पॉलिटिकल पार्टीज किसी कैंडिडेट की, उम्मीदवार की मेरिट, प्रतिभा को नहीं देखते हैं। वे ये देखते हैं कि किसी स्थान विशेष पर अगर जाट जाति का बाहुल्य है तो जाट उम्मीदवार होगा, ब्राह्मण ज़्यादा संख्या में है तो ब्राह्मण उम्मीदवार होगा, चाहे वह उसमें उतनी प्रतिभा न हो, मेरिट नहीं हो तो भी। फिर हम जातीय संगठनों की बात कर चुके हैं कि अलग अलग जातीय संगठन सिर्फ और सिर्फ अपनी जाति के कल्याण की काम करते हैं और अन्य सामान्य लोगों के हितों की रक्षा का उनको कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि वे अपने ही समाज के लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनकी उन्नति, उनके उत्थान और उनकी परिस्थिति को ऊंचा उठाने का प्रयास ये करते हैं, ताकि समाज में अपनी जाति के गौरव को वो ऊंचा उठा सकें अन्य जातियों की तुलना में। इस तरह के जो जातीय संगठन है वे अपनी पत्रिकाएं निकालते हैं, कल्चरल प्रोग्राम्स करते हैं और सम्मेलन करते हैं, गोष्ठियां करते हैं और अपने जाति के लोगों को उसमें आमंत्रित करते हैं और अपनी जाति के हितों की रक्षा के लिए वे लोग प्रयास करते हैं और संगठित होने का प्रयास करते हैं एक जातीय संगठन के रूप में, ताकि स्व जाति के हितों की रक्षा की जा सके
और राष्ट्रीय हितों की इसमें कोई डिस्कशंस नहीं होते हैं। एक तरह से ये बड़ी संकीर्ण मानसिकता है और इसीलिए समस्या है। अब जातिवाद के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं ये देखते हैं हम। तो राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक है, ये बात हम कर चुके हैं, क्योंकि राष्ट्रीय एकीकरण तभी हो सकता है जबकि सबको समान समझा जाए, सभी लोगों को समान समझा जाए और विकास के जो कार्यक्रम हैं, नीतियां हैं या जॉब्स हैं, उनमें सबको अपॉर्चुनिटी मिले। जातिवाद से भेदभाव को बढ़ावा मिलता है और कैंपसेस में भी हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स में भी कहीं ना कहीं ये होता है कि हम रिजर्व कैटेगरी के हैं, हम रिजर्व कैटेगरी के नहीं हैं, हमें फ़ायदा नहीं मिल रहा है मार्क्स ज़्यादा आने के बावजूद भी। तो इस तरह का भेदभाव भी उत्पन्न होता है कहीं ना कहीं जाति के आधार पर। जातिवाद सामाजिक गतिशीलता में बाधक है और अप्रजातांत्रिक है, ये बात हम कर चुके हैं, क्योंकि डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के खिलाफ है। इसमें समता की भावना नहीं है, सबको समान दृष्टि से नहीं देखा जाता है। इससे भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद को बढ़ावा मिलता है, करप्शन और नेपोटिज्म को, क्योंकि अपनी जाति देखकर आप किसी को फायदा पहुंचाते हैं, आप जिस भी पद पर हैं, फिर वह चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में किसी उद्योग के मालिक हो या मैनेजर हो या फिर कोई सरकारी अधिकारी हो। कई बार तो रिक्रूटमेंट में भी स्वजाति जाति के लोगों को इंटरव्यू में ज़्यादा मार्क्स देते हुए देखा जाता है। फिर जातीय संघर्ष होते हैं, जातियों में आपस में लड़ाई हो जाती है। इस तरह की घटनाएं भी देखने को खास तौर से ग्रामीण क्षेत्रों में जातीय संघर्ष अधिक दिखाई देते हैं। शहरी क्षेत्रों में फिर भी लोगों में एक सेकुलर दृष्टिकोण का विकास हुआ है, धर्मनिरपेक्षतावादी मूल्यों का। लेकिन शिक्षा ने जातिवाद को ज़्यादा संगठित भी किया है। फिर जातिवाद है, यह औद्योगिक विकास में बाधक है और इससे सामाजिक समस्याओं का उदय होता है। और राष्ट्रीय एकीकरण में, जैसा हम बार बार कह रहे हैं, राष्ट्रीय एकीकरण में यह बाधक है। जाति विहीन और वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना हमारा एक लक्ष्य है, राष्ट्रीय लक्ष्य है कि सभी को समान अवसर मिले। लेकिन जातिवाद की भावना इसमें बाधा उत्पन्न करती है। जातिवाद के निराकरण के लिए क्या किया जा सकता है, आइए देखते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास किया जाना चाहिए और आधुनिक शिक्षा, और जिसे हम कहें सेकुलर एजुकेशन, धर्मनिरपेक्ष शिक्षा दी जाए। यंग एज में ही हमारे युवाओं को ये सिखाया जाए कि सभी बराबर हैं और सबसे पहले हम भारतीय हैं। धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण का विकास से बात हम कर चुके हैं। और सांस्कृतिक एकीकरण मतलब अलग अलग जातियों, धर्मों के लोग एक साथ मिलकर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हो, साथ में मिलें और साथ में सेलिब्रेट करें सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों को। और जातीय संगठन के कार्यों पर निगरानी रखी जाए कि कहीं पे राष्ट्रीय एकता के खिलाफ तो कोई काम नहीं कर रहे हैं। विभिन्न जातियों में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक समानता को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए और इसके लिए इसीलिए देखिए आरक्षण का प्रावधान भी किया गया है। विभिन्न जातियां जो पिछड़ी हुई हैं, विकास की मुख्य धारा में पिछड़ी हुई थी, निम्न जातियां जिनको कहा गया, उनके लिए बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से हो और समानता के मूल्यों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इससे हम जातिवाद पर कंट्रोल कर सकते हैं। फिर हमारे देश में राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना भी की गई है और इस परिषद की सिफारिशों को राजनीतिक दलों को भी अपनी व्यवहार संहिता में शामिल करना चाहिए था, लेकिन नहीं करते हैं। राजनीतिक, जिसे हम कहें राजनीतिक फायदों के लिए या वोट की राजनीति की वजह से। फिर जातिगत राजनीति की समाप्ति की जाए, मतलब राजनीतिक दल हैं वे योग्य लोगों को उम्मीदवार बनाएं, ना कि जाति का वो कार्ड खेलें। इसमें आरक्षण की नीति का भी पुनरावलोकन किया जाना चाहिए। आरक्षण जाति आधारित न कर और आर्थिक स्थिति के आधार पर किया जाए, मतलब नीड बेस्ड हो, किसको आवश्यकता है। आज के ज़माने में जैसे छोटे छोटे समूह हैं, गरीब लोग, वंचित समूह है जिन्हें हम कहें,
छोटे छोटे असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूर लोग, तो आरक्षण किसको आवश्यकता है ये देखना चाहिए, ना कि शक्तिशाली जातियों को आरक्षण दिया जाए। इसका वापस से इसको देखा जाना चाहिए, पुनरावलोकन किया जाना चाहिए। आर्थिक विकास की तीव्र गति भी जातिवाद से हमें छुटकारा दिला सकती है। आर्थिक विकास होगा तो लोग रूढ़िवादी नहीं होंगे और अपनी योग्यता के आधार पर वे प्रगति करेंगे, तो इससे सभी जातियों को समान अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जातिवाद की संकीर्ण मानसिकता को समाप्त करने के लिए अंतरजातीय विवाह का सुझाव भी प्रोफेसर गोविंद सदाशिव घोरिये और केशव चंद्र सेन ने दिया है, और BR अम्बेडकर साहब का भी यही कहना है कि अंतरजातीय विवाह से जातिवाद की भावना को समाप्त किया जा सकता है, क्योंकि भिन्न भिन्न जाति के लोग आपस में विवाह करेंगे तो उनकी निष्ठा किसी एक जाति के प्रति नहीं रहेगी। और हमारे यहाँ पर अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार आर्थिक सहायता भी प्रदान करती है, यही कारण है इस बात का। तो इन उपायों के द्वारा हम जातिवाद जैसी समस्या पर काबू पा सकते हैं। तो इस क्लास में हमने डिस्कस किया कि जातिवाद क्या है, जातिवाद के क्या कारण है और किस तरह से हम जातिवाद की समस्या का समाधान कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद।